दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 3 अन्य विकलांगताएं। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisy@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 21। अध्याय 3 अन्य विकलांगताएं। क शारीरिक विकलांगता। सुश्री मोहिनी माथुर। शारीरिक विकलांगता निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अंतर्गत मान्य 7 विकलांगताओं में से एक है। इस अधिनियम के अनुभाग 2(ण) के अंतर्गत इस विकलांगता को चलन निःशक्तता की संज्ञा दी गई है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। चलन निःशक्तता से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो। यहाँ हम सरलता के कारण इस विकलांगता के लिए शारीरिक विकलांगता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शारीरिक विकलांगता का अर्थ उन शारीरिक क्षमताओं की क्षति है जिनके चलते कोई भी बच्चा या व्यक्ति अपने अंगों को आसानी से न केवल संचालित कर सकता है बल्कि अपना काम भी यानी शारीरिक बिना किसी बाधा के संपन्न कर सकता है। कुछ वर्ष पहले तक इसका सबसे बड़ा कारण पोलियो माना जाता था, लेकिन इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कुष्ठ रोग, हृदयघात, मस्तिष्क पक्षाघात, गठिया, हृदय या श्वास की बीमारी, गंभीर जलन के घाव, गंभीर शारीरिक चोट, बुढ़ापा या अन्य कोई शारीरिक बीमारी जिसने शरीर की मांसपेशियों की कार्यक्षमता पर विपरीत असर डाला हो। शरीर के अलग अलग हिस्सों के पक्षाघात के लिए अलग अलग नामों का उपयोग किया जाता है, जैसे हेमीपेरेसिस यानी अर्धांग पक्षाघात के लिए, डिप्लेजिया निचले हिस्से का पक्षाघात, ट्रिप्लेजिया दिमागी पक्षाघात जिसमें शरीर के नीचे के 2 अंग व ऊपर का 1 अंग प्रभावित होता है, क्वाड्राप्लेजिया जिसमें शरीर के चारों भागों पर बराबर असर होता है तथा डबल हेमीप्लेजिया इसमें शरीर के दोनों भागों पर असर होता है लेकिन टांगों की बजाय बाहों की मांसपेशियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। पृष्ठ 22। दिमागी पक्षाघात से प्रभावित बच्चों को सीखने में उसी प्रकार की समस्याएं होती हैं जैसे अन्य बच्चों को। शरीर की सामान्य गतिविधियों पर कुछ अन्य कारण भी विपरीत असर डाल सकते हैं और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, जैसे सुषुम्ना नाड़ी का क्षतिग्रस्त होना। इसके क्षतिग्रस्त होने से चूंकि शरीर की इंद्रियों तक न तो संदेश पहुंच सकता है न वापस मस्तिष्क तक संदेश आ सकता है। नतीजतन बच्चे को मानसिक रूप से कुछ भी ग्रहण करने में दिक्कत हो सकती है।
गठिया रोग भी शारीरिक विकलांगता का एक बड़ा कारण है। इसकी वजह से जोड़ों की सूजन व कड़ेपन के कारण शरीर के हिस्सों को आसानी से हिलाने में दिक्कत होती है और सामान्य क्रियाएं प्रभावित होती हैं। मांसपेशियों की विकृति एक अन्य कारण है जो बच्चे की गतिशीलता को प्रभावित करती है। ये अक्सर वंशानुगत होती है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर का लचीलापन कम होता जाता है। हड्डियों के टूटने से कई बार शारीरिक बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन ये अक्सर स्थायी नहीं होती और उचित उपचार से इनको अधिकतर ठीक कर लिया जाता है। आरंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम। शारीरिक विकलांगता का कारण चाहे जो भी हो, उसका पूरी तरह इलाज लगभग असंभव है, लेकिन यदि रोगों की पहचान बच्चे के शैशवकाल में ही हो जाए तो उसका समय पर उपचार आरंभ कर देना चाहिए। आरंभिक वर्षों में ही इलाज करने से रोगों की तीव्रता को रोका जा सकता है और बच्चे को मुख्य धारा में आने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस तरह के आरंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम आजकल कई संस्थाओं में चलाए जा रहे हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा। शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हर बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है। मानसिक स्तर पर वे किसी भी सामान्य बच्चे के समान हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ये बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने कार्य के प्रति ज्यादा समर्पित होते हैं। इसलिए वे न केवल अच्छे विद्यार्थी बल्कि अच्छे कार्यकर्ता भी साबित होते हैं। इन बच्चों को यदि उन स्कूलों में रखा जाए जहां समावेशी शिक्षा दी जाती है तो परिणाम ज्यादा अच्छे होंगे। पृष्ठ 23। इनको शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है बाधा रहित वातावरण व सुगम यातायात व्यवस्था की। चूंकि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति मानसिक रूप से सामान्य होते हैं, इसलिए कुछ भी सीखने या पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वे न केवल कक्षा में शारीरिक रूप से सामान्य बच्चों के समान पढ़ सकते हैं, बल्कि उनके साथ बराबरी के स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग भी ले सकते हैं। इसलिए आसानी से स्कूल या कॉलेज पहुंचना उनके लिए प्रथम आवश्यकता है। इन बच्चों या व्यक्तियों को अधिक गतिशील बनाने के लिए कृत्रिम सहायता उपकरण व व्हीलचेयर आदि भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बच्चों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे इन उपकरणों का नियमित रूप से उपयोग करें, क्योंकि इससे उनकी गतिशीलता बाधित नहीं होगी। इन उपकरणों को विशेषज्ञों द्वारा ही बनवाना चाहिए। स्कूलों के लिए जरूरी है कि इन बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएं, जो इनकी विशेष आवश्यकताओं को समझें व इनके प्रति संवेदनशील हों। यदि कक्षा में इनके प्रति दया न दिखाकर इन्हें सीखने के समान अवसर प्रदान किए जाएं, तो इन्हें विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। पृष्ठ 24। ख बौद्धिक विकलांगता। डॉक्टर S.K. मिश्रा। बौद्धिक विकलांगता। सरल शब्दों में बौद्धिक विकलांगता या मंदबुद्धि वो विकलांगता है जिसमें मानसिक विकास धीमा होता है। ऐसे मंदबुद्धि बच्चे हम उम्र बच्चों की तुलना में बौद्धिक रूप से पिछड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए 10 वर्ष का मंदबुद्धि बच्चा 3 या 4 वर्ष के बच्चे जैसा व्यवहार करता है। ये बच्चे जीवन के मील पत्थर देर से प्राप्त होते हैं। बच्चा देर तक बैठता है, देर से बोलता है, देर से चलता है आदि, परंतु देर से मील पत्थर प्राप्त करने वाला प्रत्येक बच्चा मंदबुद्धि नहीं होता। बौद्धिक विकलांगता का उपचार नहीं है, परंतु प्रशिक्षण से मंदबुद्धि व्यक्तियों को सीखने में मदद की जा सकती है। बौद्धिक विकलांगता की परिभाषा। बौद्धिक विकलांगता की कई परिभाषाएं, परंतु अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की परिभाषा जो ग्रॉसमैन H.J. द्वारा दी गई अधिक प्रयोग में लाई गई है, जो कि इस प्रकार है। विकास काल में साधारण बुद्धि व्यवहार में औसत कमी के साथ अनुकूल व्यवहार में भी कमी होना बौद्धिक विकलांगता कहलाता है। इस परिभाषा के 3 भाग हैं। नंबर 1 साधारण बुद्धि व्यवहार, नंबर 2 अनुकूल व्यवहार, नंबर 3 उपरोक्त दोनों कमियां विकास काल में प्रकट होना। पृष्ठ 25। उक्त परिभाषा के अतिरिक्त भारत में विकलांगों के लिए स्वीकृत कानून में बौद्धिक विकलांगता को जिस प्रकार परिभाषित किया गया है उसका वर्णन भी आवश्यक है।
इस अधिनियम के अनुसार मानसिक मंदता या बौद्धिक विकलांगता से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो चित्त की अवरुद्धता या अपूर्ण विकास की अवस्था से प्रभावित हो और ये विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती हो। इस परिभाषा पर यदि विचार किया जाए तो इसमें मुख्य रूप से बौद्धिक अवरुद्धता एवं विकास की असामान्यता पर विशेष बल दिया गया है। बुद्धि लब्धि, ये मंद बुद्धि व्यक्तियों का प्रायः 70 से कम होता है, जिसे साधारण बुद्धि व्यवहार में औसत कमी कहा जाता है। बुद्धि लब्धि बुद्धि मापकों द्वारा प्राप्त की जाती है। अनुकूल व्यवहार का अर्थ है व्यक्ति द्वारा सामाजिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से निभाना। ये अनुकूल व्यवहार संवेदनात्मक गामक कुशलता, संप्रेषण कुशलता, स्वावलंबन कुशलता आदि बाल्यावस्था में देखा जाता है। किशोरावस्था में तर्क का प्रयोग करना, प्रौढ़ावस्था में व्यावसायिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आदि अनुकूल व्यवहार कहा जा सकता है। इनमें से किसी में भी कमी को अनुकूल व्यवहार की कमी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक 3 वर्षीय बालक का जिसमें कोई शारीरिक दोष न हो, न चल पाना, एक 10 वर्षीय बच्चे का मल मूत्र पर नियंत्रण न होना तथा 18 वर्षीय लड़के द्वारा 10 रुपए के नोट को न पहचानना आदि। विकास काल जन्म से 18 वर्ष तक माना जाता है। सामान्यतः मंद बुद्धि व्यक्तियों में बुद्धि व्यवहार और अनुकूल व्यवहार में कमी 18 वर्ष से पहले होती है। बौद्धिक विकलांगता का वर्गीकरण। बौद्धिक विकलांगता का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। अ शैक्षिक, जिसके अंतर्गत नंबर 1 शैक्षिक मंदबुद्धि, नंबर 2 प्रशिक्षणीय मंदबुद्धि, नंबर 3 अभिरक्षात्मक मंदबुद्धि। पृष्ठ 26। ब मनोवैज्ञानिक, जिसके अंतर्गत नंबर 1 अल्प मंदबुद्धि बुद्धि लब्धि 50 से 69, नंबर 2 मध्यम मंदबुद्धि बुद्धि लब्धि 35 से 49, नंबर 3 अति मंदबुद्धि बुद्धि लब्धि 20 से 34, नंबर 4 अत्यधिक मंदबुद्धि बुद्धि लब्धि 20 से कम। स लक्षण के अनुसार, इसके अंतर्गत नंबर 1 डाउन सिंड्रोम या मंगोलायड, तिरछी आंखें, चपटी नाक, छोटा एवं गोल मुंह, छोटे कान, छोटा कद आदि। नंबर 2 क्रेटिनिज्म, छोटा कद, मोटी गर्दन, छोटी उंगलियां। नंबर 3 हाइड्रोसिफेलस, बड़ा सिर। नंबर 4 माइक्रोसिफेलस, छोटा सिर। नंबर 5 फाइनल कीटोनूरिया, हल्के भूरे बाल, नीली आंखें, छोटा सिर आदि। उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर मंदबुद्धि बच्चों का शिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है। विशेष शिक्षक इन बच्चों के लिए अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इन बच्चों में अल्पकालिक ध्यान तथा एकाग्रता का अभाव होता है। कई मंदबुद्धि व्यक्ति निष्क्रिय होते हैं और किसी भी कार्य को करने में उत्साह नहीं दिखाते। इनमें कई किसी भी कार्य को लगातार करते रहते हैं और नए कार्य को करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कुछ मंदबुद्धि बच्चे समस्यात्मक व्यवहार करते हैं जो उनके अपने लिए या दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। स्वयं के लिए हानिकारक व्यवहार हैं बाल काटना, बाल खींचना, आंख को क्षति पहुंचाना, दीवार पर सिर पटकना आदि। दूसरों के लिए हानिकारक व्यवहार हैं आक्रमण करना, चिकोटी काटना, वस्तुएं फेंकना, कपड़े फाड़ना, वस्तुएं तोड़ना आदि। इनमें से कई व्यवहारों को व्यवहार प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से नियंत्रित किया जा सकता है। पृष्ठ 27। बौद्धिक विकलांगता के कारण। नंबर 1 गर्भावस्था के पूर्व कारण, पति पत्नी या परिवार में मानसिक मंदता का होना, गर्भधारण के समय स्त्री की आयु, बार बार गर्भपात होना, अंतः पारिवारिक विवाह आदि। नंबर 2 प्रसव पूर्व कारण, गर्भावस्था के दौरान हानिकारक संक्रामक रोग, दुर्घटना से उदर को चोट लगना, बिना सलाह के दवाइयों का लेना, मद्यपान, गुणसूत्र असंगति, कुपोषण,
आयोडीन की कमी आदि। नंबर 3, प्रसव संबंधी कारण, समय से पूर्व जन्म, बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी, फोर्सेप्स का अनुचित प्रयोग आदि। नंबर 4, प्रसवोत्तर कारण, जन्म के समय बच्चे का बहुत कम वजन, मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, एन्सेफलाइटिस, मिर्गी के दौरे, सिर पर चोट लगना, कुपोषण आदि। निवारण, मानसिक मंदता की रोकथाम के लिए प्रथम कदम है गर्भावस्था के समय नियमित रूप से जांच पड़ताल कराना, स्वस्थ तथा पोषक आहार लेना, संक्रामक रोगों जैसे खसरा, छोटी चेचक आदि से बचाव, शारीरिक आघात से बचने के लिए वजन नहीं उठाना, यदि गर्भपात की आवश्यकता हो तो प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी से करवाना, यदि पहला बच्चा मंदबुद्धि हो तो दूसरे बच्चे के होने से पहले विशेषज्ञ या चिकित्सक से सलाह लेना, गर्भधारण के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु का होना, जन्म के बाद बच्चे को प्रतिरक्षीकरण टीका लगाना, बच्चे को ज्यादा ज्वर से बचाना, यदि बच्चे में विकास देर से हो रहा हो जैसे देर से बैठना, खड़े होना, चलना या बात करना तो तुरंत विशेषज्ञों से सलाह लेना। व्यापकता, विभिन्न आंकड़ों के अनुसार विश्व में 2 से 3% व्यक्तियों को मानसिक मंदता है। भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एवं जनगणना के अनुसार मानसिक विकलांगता कुल विकलांगता का क्रमशः 10 से 15% है, जिसमें मानसिक रोगी एवं मंदबुद्धि व्यक्ति दोनों शामिल है। पृष्ठ 28। NSSO के अनुसार कुल विकलांग व्यक्तियों की संख्या कुल आबादी का 1.8% अनुमानित है, अतः मानसिक विकलांग लोगों का प्रतिशत कुल आबादी का 0.27 है, जिसमें मानसिक रोगी व्यक्ति भी हैं। जनगणना के अनुसार ये प्रतिशत 0.21 है। पृष्ठ 29। ग, अधिगम विकलांगता वाले बच्चों का परिचय। डॉक्टर अनुपम आहूजा। प्रस्तावना, अधिगम विकलांगता का क्षेत्र भारत में अपेक्षाकृत नया है। अधिगम विकलांग बच्चों को पढ़ने, वर्तनी, लिखने और गणित जैसे विषय क्षेत्रों में सीखने संबंधी कठिनाइयों का अनुभव होता है। अधिगम विकलांगताओं की राष्ट्रीय संयुक्त समिति नेशनल ज्वाइंट कमिटी फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी NJCLD ने अधिगम विकलांगता को एक ऐसे सामान्य शब्द के रूप में परिभाषित किया है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क या गणितीय क्षमताओं को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में व्यक्त होने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों के समूहों के विषय दोषों की ओर इंगित करता है। ये दोष व्यक्ति केंद्रित होते हैं और केंद्रीय स्नायु तंत्र की कार्य अक्षमता के कारण सामने आते हैं और ये जीवन में कभी भी घटित हो सकते हैं। ये परिभाषा काफी व्यापक है और बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करती है। अधिगम विकलांगता व्यक्ति की कुछ अनूठी विशेषताएं होती हैं और प्रभावकारी शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए इन विशेषताओं को समझना आवश्यक है। उन्हें पढ़ने के कुछ विशेष क्षेत्रों में समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही उन्हें लिखने, गणित और भाषा की क्षति या कमी जैसी समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में क्रमशः डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और अफेजिया कहा जाता है। अब हम विभिन्न प्रकार के अधिगम विकलांग बच्चों के अर्थ, प्रकार तथा विशेषताओं और उनकी आवश्यकताओं का अधिक गहराई से अवलोकन करेंगे। पढ़ने संबंधी दोष या विकार। इस दोष की सबसे प्रचलित परिभाषा इसका एक ऐसी विशिष्ट अधिगम विकलांगता के रूप में वर्णन करती है जो कि मूल रूप से स्नायु तंत्र पर आधारित है। पृष्ठ 30। इसके अंतर्गत बालक को सही तौर पर और शीघ्रता से शब्द पहचानने में कठिनाइयां होती हैं और उसकी वर्तनी एवं डिकोडिंग क्षमताएं कमजोर होती हैं। ये कठिनाइयां प्रायः अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं और प्रभावकारी कक्षा अनुदेशों के संदर्भ में भाषा के ध्वनि संबंधी घटकों के वंचन से उत्पन्न होती हैं। इसके अन्य परिणामों में शब्द भंडार और संबद्ध ज्ञान के विकास को बाधित करने वाली ऐसी समस्याएं सम्मिलित होती हैं जो पढ़ने संबंधी बोध और पढ़ने के सीमित अनुभवों से जन्म लेती हैं।
सही तौर पर पढ़ने की क्षमता का अभाव प्रायः इस बात का प्रथम द्योतक होता है कि बच्चे के साथ कुछ समस्या है। डिस्लेक्सिया बालक धीरे धीरे पढ़ता है, अक्सर अक्षरों, शब्दों और संख्याओं को उल्टा समझता है। बालक पढ़ते समय अनुमान के आधार पर चलता है, जिससे पाठ के शब्द छूट जाते हैं या उन्हें बढ़ा दिया जाता है। उसका शब्दकोश क्षीण और बोध क्षमता कमजोर हो सकती है। शोध कार्य से ये स्पष्ट होता है कि डिस्लेक्सिया वाचक स्वतः ही भाषा की मुख्य विशेषताओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में असफल रहता है। किसी कहानी के ऐसे क्रमिक तथ्यों की उपेक्षा कर जाता है जिनका बोध क्षमता से घनिष्ठ संबंध हो और पठित सामग्री के अर्थ पर कम ध्यान दे पाता है। लेखन संबंधी दोष या विकार, ये सभी एक स्नायु तंत्रीय दोष है जिसमें हस्तलेखन क्षमताओं को प्रभावित करने वाले गामक कौशलों में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। शब्दों की कुल संख्या या वाक्य का आकार घट जाता है। वर्तनी, वाक्य रचना, काल और विराम चिन्हों के प्रयोग में त्रुटियां होती हैं। बालक अमूर्त विषयों और विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। वैसे तो लेखन विकारों को मुख्य रूप से कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, किंतु शिक्षकों को निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन विकार दोषों के कारण सहज लिखित विषय सामग्री को पढ़ने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से तब जबकि विषय सामग्री जटिल हो। मौखिक वर्तनी कमजोर होती है, किंतु लिखित सामग्री की नकल करना और चित्र बनाना कक्षा के अन्य बच्चों जैसा ही हो सकता है। पृष्ठ 31। गामक लेखन दोषों के कारण सहज लिखित और नकल की गई दोनों ही प्रकार की विषय सामग्री को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। चित्र बनाना सामान्यतया समस्या मूलक होता है, परंतु मौखिक वर्तनी कक्षा के दूसरे बच्चों के समान ही होती है। स्थानिक डिस्लेक्सिया के कारण विद्यार्थियों का हस्तलेख अपठनीय हो जाता है, चाहे वो अनायास उत्पादित हो या नकल किया गया हो। चित्र बनाने में भी समस्या हो सकती है, किंतु मौखिक वर्तनी कक्षा में अन्य बच्चों जैसी ही होती है। गणित अधिगम के दोष या विकार। डिस्कैल्क्यूलिया या गणित संबंधी विकार एक ऐसी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है जिसमें गणित सीखने और समझने में कठिनाई होती है। इसमें सम्मिलित हैं संख्याओं को समझने, संख्याओं में हेरफेर करने, गणितीय तथ्य सीखने में कठिनाइयां तथा अन्य अनेक संबंधित लक्षण। गणित विकारों के क्षेत्र में अभी तक बहुत कम शोध कार्य हुआ है और अधिकतर शोध प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों पर केंद्रित रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे संख्याओं को मात्रा संबंधित करने में असमर्थ होते हैं या दाएं और बाएं में विभेद नहीं कर पाते। संख्याओं को अक्सर उलट दिया जाता है और पिछले और अगले में भ्रम हो जाता है। स्थानिक अभिविन्यास तथा स्थान, आकार, समय, आकृति और भार का अनुमान लगाने की क्षमता कमजोर होती है। अधिगम विकलांग शिक्षार्थी स्थूल स्तर पर कार्य करते हैं और उन्हें अमूर्त तर्क कौशलों को प्राप्त करने में विलंब होता है, जो उच्च कक्षाओं में समस्या निराकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। शोध कार्य बताते हैं कि अधिगम विकलांगता शिक्षार्थी औपचारिक तर्कशीलता और प्रत्यय निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से धीमी गति और विलंब से सीखते हैं। पृष्ठ 32। संप्रेषण और भाषा बोध संबंधी दोष या विकार। ये एक ऐसा विकार है जो संप्रेषण में कठिनाइयां प्रस्तुत करता है। ये मौखिक और लिखित भाषा को समझने और व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है। भाषा समझने के लिए उससे सुनना आवश्यक है। सुनने के लिए आवश्यक है ठीक से ध्यान देना, विभेद और सही स्मृति। कुछ अधिगम विकलांग बच्चों को उनसे जो कुछ कहा जाता है उसका अर्थ समझने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें निर्देशों का पालन करने या कहानियों और वार्तालाप में घटनाओं के क्रम को याद रखने में कठिनाई होती है। अधिगम विकलांगता श्रवण क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से सामने आती है। बहुल अर्थीय शब्दों या विभिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति पहचान नहीं पाता। वह आलंकारिक भाषा, मुहावरे और बहुल अर्थीय शब्द आदि समझ नहीं पाता और उसे कटाक्ष, व्यंग और शब्दों के खेल को समझने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि भाषा एक पदानुक्रमित प्रक्रिया है, अतः सुनने के क्षेत्र में वंचन स्वभावतः मौखिक भाषा को भी प्रभावित करते हैं।
अधिगम विकलांग शिक्षार्थियों की बोलने की क्षमता वाक्य रचना में बहुत सीमित प्रतीत होती है और सामान्यतः वे ओह ऊह मेरा मतलब है जैसे शब्दांशों का अपनी बात पूरी करने के लिए प्रयोग करने लगते हैं। शिक्षार्थी अपनी बात कहने में निम्नलिखित विशेषताएं भी प्रदर्शित कर सकता है। सरल वाक्यों पर निर्भरता, संदर्भ में प्रयुक्त शब्द का गलत प्रयोग, काल, सर्वनाम, संबंध कारक और नकारात्मक शब्दों के प्रयोग में समस्याएं, शब्दों और शब्दों के अंतिम अक्षरों को न बोलना, अपने वाक्यों में अतिरिक्त शब्दों या शब्दांशों का समावेशन, व्यक्त किए गए विचारों का विखंडन, बोली जाने वाली भाषा का अव्यवस्थित संगठन, उच्चारण संबंधी कठिनाइयां, बातचीत के दौरान शब्दों को दोहराने में कठिनाई और बात टालने या नई बात लाकर इस कमी को छुपाना। पृष्ठ 33। निष्कर्षतः ये स्मरण रखना उपयोगी होगा कि हर अधिगम विकलांग बच्चे की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और प्रभावकारी शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए इन्हें पहचानना आवश्यक है। प्रायः शैक्षिक विकलांगों को माता पिता और शिक्षक सबसे पहले समझ पाते हैं, क्योंकि ये विद्यालय में बच्चों की उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के कार्य से संबंधित कठिनाइयां स्कूल पूर्व वर्षों से ही सामने आने लगती हैं और किशोर तथा वयस्क अवस्था तक बनी रह सकती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम अधिगम विकलांग बच्चे की स्थिति को मानसिक मंदिता, धीमी गति से सीखने, अति सक्रियता या सांवेगिक समस्याओं जैसी चुनौतियों के समान न समझें। पृष्ठ 34। घ बहुविकलांगता, डॉक्टर नीरदा चंद्रमोहन एवं राजेश रामचंद्रन। पृष्ठभूमि: गत 2 दशकों के दौरान विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्रियाकलापों और कार्यक्रमों में तेजी से विस्तार हुआ। इतना होने पर भी बहुविकलांग व्यक्तियों के वर्गों के पास मौजूदा कार्यक्रमों के द्वारा पर्याप्त रूप से पहुंचा नहीं जा सका है। भारत ने बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखा और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की आधिकारिकता को प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवा मंडलों के विकास के लिए एक विशेष राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान के नाम से स्थापित किया। बहुविकलांगता का आशय एवं परिभाषा: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को बहुविकलांग कहते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक मंदता के साथ श्रवण विकलांगता, मानसिक मंदता के साथ दृष्टि विकलांगता, बधिरांधता इत्यादि। परिभाषा: बहुविकलांगता का अर्थ है एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक क्षति होना, जिसके संयोजन के कारण कुछ ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां पैदा हो जाती हैं जो केवल एकल विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली विशेष शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। पृष्ठ 35। अर्थ: जो व्यक्ति बहुविकलांगता की स्थिति से ग्रस्त होता है, अपनी अतिरिक्त अक्षमता के कारण तनाव या दबाव में रहता है, जिसके कारण उसकी कार्यात्मक कुशलता घटती जाती है और उसके दैनिक जीवन, पर्यावरण व समाज के साथ अंगवार्ता व अन्य क्रियाकलाप प्रबल रूप से सीमित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, श्रवण अक्षमता वाला या बधिर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन और समाजीकरण व संचार के क्रियाकलापों को करने के लिए अपने दृष्टिबोध पर निर्भर रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रवण बाधित होने के साथ साथ दृष्टि बाधित भी हो, तो वो श्रवण एवं दृष्टि संवेदन प्रेरणा से वंचित हो जाता है। अतः इन लोगों को पुनर्वास की तत्काल आवश्यकता होती है और बहुविकलांगता वाले निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। विकलांगता का वर्गीकरण: विकलांग व्यक्ति हेतु गतिविधियां विकसित करने हेतु विकलांग व्यक्ति को उनकी विकलांगता के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, बधिरांध, दृष्टिबाधिता एवं श्रवण बाधिता। इसके अंतर्गत अ, पूर्ण दृष्टिबाधित एवं गंभीर रूप से श्रवण बाधित, ब,
पूर्ण दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित। स गंभीर रूप से श्रवण बाधित एवं अल्प दृष्टि। नंबर 2 दृष्टिबाधिता एवं मानसिक विकलांगता। नंबर 3 दृष्टिबाधिता एवं चलित विकलांगता। नंबर 4 दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता तथा मानसिक विकलांगता। नंबर 5 दृष्टिबाधिता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक विकलांगता। इसी प्रकार बहुत सी अन्य बहुविकलांगताएं भी हो सकती हैं, जैसे श्रवण विकलांगता के साथ मानसिक विकलांगता अथवा शारीरिक विकलांगता, वाणी विकलांगता के साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात इत्यादि। पृष्ठ 36। बहुविकलांगता के अभिलक्षण। नंबर 1 संवेदिक हानि। नंबर 2 अवांछनीय व्यवहार। नंबर 3 सीमित वाक एवं संप्रेषण। नंबर 4 शारीरिक चलन में समस्या। नंबर 5 सीखे गए कौशल को उपयोग बिना भूलना। नंबर 6 एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सामान्यीकरण करने में कठिनाई। नंबर 7 जीवन की आवश्यक गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भरता। नंबर 8 आदिम रिफ्लेक्स की उपस्थिति। नंबर 9 चलने में कठिनाई। बहुविकलांगता के कारण। नंबर 1 जन्म से पहले, जिसके अंतर्गत नंबर 1 मां को मधुमेह, थायराइड में वृद्धि, हाइपरटेंशन एवं फेफड़ों संबंधी बीमारियां होना। नंबर 2 मां को रुबेला, टाइफाइड, खसरा, छोटी चेचक आदि। नंबर 3 गर्भावस्था में कुपोषण। नंबर 4 गर्भावस्था में अत्यधिक दवाइयों का सेवन। नंबर 5 RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी। नंबर 6 गर्भवती मां का अत्यंत तनावग्रस्त होना या दुर्घटना का शिकार होना। नंबर 7 क्रोमोसोम्स या अन्य आनुवांशिकी विकृति होना। नंबर 2 जन्म के समय, इसके अंतर्गत नंबर 1 समय से पूर्व प्रसव। नंबर 2 प्रसव समय का लंबा चलना। नंबर 3 गर्भ में बच्चे की सही स्थिति का न होना। नंबर 4 जन्म के समय बच्चे के गले के चारों तरफ नाल का लिपटना। नंबर 5 जन्म के बाद बच्चे का देर से रोना। नंबर 6 बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना। नंबर 7 प्रसव के दौरान डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली फोर्सेप्स से बच्चे के सिर में क्षति पहुंचना। पृष्ठ 37। नंबर 3 जन्म के बाद, जिसके अंतर्गत नंबर 1 बच्चे को मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस प्रकार के संक्रमण। नंबर 2 बच्चे के मस्तिष्क की आंतरिक सतहों से रक्त का स्राव। नंबर 3 मस्तिष्क में अत्यधिक द्रव का होना। नंबर 4 गंभीर कुपोषण। नंबर 5 जन्म के पश्चात बच्चों को पीलिया इत्यादि होना। नंबर 6 दुर्घटनाएं आदि। शैक्षणिक अभिलक्षण एवं अनुमान। गृह आधारित प्रशिक्षण। जिस तरह से एकल विकलांगता वाले व्यक्ति को अनुदेश दिया जाता है, उसी प्रकार का अनुदेश बहुविकलांगता वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए बहुविकलांग व्यक्ति की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गृह आधारित प्रशिक्षण देना उचित है। एक विशेष शिक्षक बहुविकलांग व्यक्ति की व्यक्तिगत जरूरतों एवं विकलांगता के संयोजन द्वारा बहुविकलांग को प्रशिक्षण प्रदान करता है। विशेष विद्यालय। अधिकतर विशेष विद्यालय केवल एकल विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं और जो बहुविकलांग बच्चे इन विशेष विद्यालयों में हैं, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये देखा जा रहा है कि शिक्षक इस क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही सुविधाएं भी कम हैं और अधिकतर बहुविकलांग बच्चे शैक्षिक अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए विशेष विद्यालय में बहुविकलांग बच्चों को कार्यात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए उसे कार्यात्मक कौशल सिखाना चाहिए जो उसके दैनिक जीवन में काम आ सके। समेकित शिक्षा। बहुविकलांग बच्चों का समावेशन वास्तविक रूप से सामाजिक समावेशन ही संभव है, क्योंकि उनकी विकलांगता के लक्षण के अनुसार बहुविकलांग बच्चे पर ध्यान देना आवश्यक है। उनको व्यक्तिगत अनुदेश द्वारा
कार्यात्मक कौशल सिखाया जा सकता है। मनोरंजनात्मक गतिविधियां जैसे खेल, कला, नृत्य एवं संगीत आदि में बहुविकलांगता बच्चों का समावेशन सामान्य बच्चों के साथ किया जा सकता है, जो कि लाभदायक है। ये जरूरी है कि विशेष शिक्षक सामान्य बच्चों को विकलांग बच्चों के अभिलक्षण के बारे में बताएं, ताकि अन्य बच्चे बहुविकलांग बच्चों को स्वीकार कर सकें। पृष्ठ 38। अंगा मानसिक रोग, KN ओझा। मानसिक रोग 1995 के विकलांग अधिनियम में चिन्हित 7 विकलांगताओं में से एक है। मानसिक रोग व्यक्ति की ऐसी रुग्ण स्थिति समझी जाती है जहां उसके विचार व व्यवहार सामान्य से निश्चित रूप से भिन्न होने या दिखने लगते हैं। व्यक्ति के दैनिक अपेक्षित क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न होने लगती है। ऐसी अवस्था या दशा स्व नियंत्रण या स्व प्रबंधन से बाहर होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार तथा समाज या समुदाय में तनाव पैदा होने लगता है। मानसिक बीमारी को मनोरोग, मानसिक रुग्णता, विक्षिप्तता, पागलपन आदि की संज्ञा दी जाती है। इसको लेकर समाज में अनेक अवधारणाएं, भ्रांतियां एवं रूढ़िवादिताएं प्रचलित हैं, जो इस रोग के उचित प्रबंधन, निवारण व पुनर्वास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्षों, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक एवं सामवेगिक में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानसिक रोग के लक्षण। अधिक विवरण व विश्लेषण में न जाकर यहाँ मानसिक रोग के प्रमुख लक्षणों एवं स्वरूपों का उल्लेख किया जा रहा है। नंबर 1, व्यवहार में दोष। मानसिक रोगी का व्यवहार समय व परिस्थिति के अनुकूल नहीं दिखता। तनाव, आंतरिक पीड़ा, भय, संकोच, अनिद्रा, दैनिक क्रियाओं में अरुचि, खोए खोए से रहना, अन्य लोगों से कतराने से लेकर अत्यधिक वाचलता, चिल्लाना, रोना, तोड़-फोड़ जैसी उद्दंडता, गाली गलौज, आक्रोश, घर से भाग जाना आदि इसके लक्षण हैं। नंबर 2, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में दोष। मानसिक रोग के व्यक्तियों में क्रियात्मक बौद्धिक क्षमता में दोष दिखाई दे सकता है। ध्यान, चिंतन, स्मृति, तर्क शक्ति, कल्पना, ज्ञानार्जन क्षमता, निर्णय लेना, वस्तु स्थिति का आकलन, निर्णय क्षमता आदि में दोष दिखाई दे सकता है। पृष्ठ 39। नंबर 3, भाव व संवेग प्रकटीकरण में दोष। मानसिक रोग की दशा में संवेग प्रकटीकरण नकारात्मक रूप ले सकता है। मानसिक रोग जितना ही गहन होगा, भाव व संवेग प्रदर्शन की विलक्षणता उतनी ही अधिक दिखती है। मानसिक रोग के प्रमुख कारण। विशेषज्ञों की ये मान्यता है कि अनेक कारणों के प्रभाव से ही मानसिक रोग एक विशेष स्वरूप धारण कर लेता है, और ये भी मान्यता है कि यदि शीघ्र पहचान व उपचार हो पाया तो रोग की श्रेणी व उग्रता में परिवर्तन भी संभव है। मानसिक रोग को प्रश्रय देने वाले प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, जैविक कारक। जैविक कारक व्यक्ति की शारीरिक संरचना से संबंध रखते हैं और गुण दोषों को वहन करते हुए अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रतिकूल कारकों, जिनमें वातावरण भी शामिल है, की उपस्थिति में अपना नकारात्मक प्रभाव रोगों के रूप में दिखाते हैं। व्यक्ति के वंश में कुछ ऐसे गुणसूत्र एवं जीन पाए जाते हैं जो विशेष प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति का जैव रासायनिक स्वरूप तथा उसका तालमेल या अनियमितता भी मानसिक रोग का कारण बन जाती है। व्यक्ति की बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके रिसाव में कमी या अधिकता मानसिक रोग का कारण बन जाती है। कभी कभी मस्तिष्कीय संक्रमण, मस्तिष्कीय चोट तथा जन्म के समय की भौतिक असामान्यता भी मानसिक रोग के लक्षण पैदा करते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक कारक। नंबर 1, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टि के प्रणेता सिगमंड फ्रायड तथा उनके अनुयायियों ने अचेतन मन की इच्छाएं, दमित कामुक एवं आक्रामक प्रवृत्तियां तथा मन की बचाव प्रक्रिया की असफलता को मानसिक रोगों का प्रमुख कारण माना है। नंबर 2, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार मानसिक रोग की उत्पत्ति व्यक्ति के अंदर घटित होने वाली चिंतन प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पृष्ठ 40। नंबर 3, मानवतावादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि
जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूपेण विकास नहीं कर पाता या किसी कारण से आत्मसिद्धि की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, तब व्यक्ति में शून्यता का अभाव होने लगता है, जो अनेक प्रकार की मानसिक अशांति पैदा करता है। नंबर 4, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार असामान्य व अवांछनीय व्यवहार अर्जित करने में आसपास के कारकों तथा व्यवहार के तुरंत बाद के पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसके अभाव में मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। उपरोक्त दृष्टिकोणों के अतिरिक्त विभिन्न शोध कार्यों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि विशेष या पूर्व निर्धारित व्यक्तित्व गुण दोषों के आधार पर व्यक्ति जब किसी असामान्य स्थिति का सामना करने में असमर्थ होता है तो मानसिक रोग के लक्षण धारण कर लेता है, जिसका परिणाम होता है एक प्रकार का असामान्य सामंजस्य। नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। व्यक्ति के जैविक तथा मनोवैज्ञानिक गुण दोष जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तब विभिन्न प्रकार के तनाव, पारिवारिक सामुदायिक कलह आदि उत्पन्न होने स्वाभाविक हो जाते हैं। यदि व्यक्ति में शारीरिक मानसिक क्षमता भरपूर है तो सामंजस्य सरल हो जाता है, अन्यथा किसी न किसी शारीरिक अथवा मानसिक रोग के शिकार बन जाते हैं। यदि समाज में सहयोग नहीं मिल पाता तो कठिनाइयां दुगनी लगने लगती हैं। इन कारकों के अतिरिक्त लिंग, आर्थिक दशा, शिक्षा स्तर, पारिवारिक दशा आदि भी मानसिक रोग की दशा पैदा करने या न करने में अपनी भूमिका रखते हैं। मानसिक रोग के उपचार एवं प्रबंध। मानसिक रोग के उपचार हेतु प्रमुख रूप से निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, औषधि चिकित्सा। औषधियों का चयन रोग के लक्षणों एवं निदान के आधार पर किया जाता है, जिनके सेवन के लिए रोगी व परिवारजनों को आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं। पृष्ठ 41। मानसिक रोग के उपचार में विद्युत आक्षेप चिकित्सा की भूमिका भी बताई गई है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में बहुल प्रचलित पद्धतियां हैं, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति और संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति। नंबर 3, परिवार या दाम्पत्य चिकित्सा। इस विधि द्वारा परिवार एवं दाम्पत्य समस्याओं के निवारण का प्रयास रहता है। व्यक्ति के पारिवारिक माहौल को धनात्मक एवं सहयोगात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे परिवार तथा व्यक्ति विशेष को सहयोग मिलते हुए मनोसामाजिक बल मिले। नंबर 4, समूह चिकित्सा। मनोसामाजिक सोच पर आधारित इस विधि का प्रयोग समूह यानी अधिकतम 7-8 व्यक्तियों का समूह में किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है और रोगी आपस में अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। नंबर 5, पुनर्वास। ऐसे रोगियों के पुनर्वास के लिए विशेष सहायता व सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें विशेषज्ञों की सलाह तो उपयोगी है ही, साथ ही स्वयं व्यक्ति और उसके परिवार की भागीदारी भी आवश्यक है।